फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस 972 पोस्टों के लिए इम्तिहान हुआ और उस इम्तिहान के होने के बाद उसके नतीजे निकले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मामला पहुंच गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मामला पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधलियों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। उस इंक्वायरी कमेटी ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो रिकॉर्ड खंगाल कर इंक्वायरी कमेटी के सामने जो तथ्य आए वो चौंका देने वाले थे। उस इम्तिहान में बेईमानी हुई थी, उस इम्तिहान में चोरी हुई थी, उस इम्तिहान में पेपर बेचा गया था, उस इम्तिहान में पेपर बांटा गया था, लाखों रुपए का हेरफेर हुआ था। इन सारी चीजों के सामने आने के बाद फौरन जम्मू कश्मीर की सरकार ने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया, लिस्ट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया और स्क्रैप करने के बाद अब मामला सीबीआई के पास जा चुका है और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक या तो आज या कल सीबीआई उस मामले में एफआईआर लॉन्च करके पड़ताल करना शुरू करेगी और पड़ताल मेरिट ट्रैक के यहां से शुरू होकर कश्मीर जम्मू दोनों जगह पर हर उस कोने तक पहुंचेगी जिस कोने में वो बेईमान और वो चोर बैठे हैं, जिन बेईमानों और चोरों ने इतने सारे लगभग 97,000 के करीब बच्चों के साथ बेईमानी की। इस वक्त जो मेरे पीछे आप ये बच्चे देख रहे हैं ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान दिया था और ये बच्चे पिछले 9 दिनों से धरना पर हैं। जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी यहां आते हैं, इनसे बात करते हैं और एक आधी वीडियो उनकी बन जाती है, उसके बाद वो निकल जाते हैं, लेकिन ये बच्चे यहीं पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक बच्चा है, आइए इससे बात करते हैं। मुझे सबसे पहले बेटा ये बताइएगा कि आपकी प्रीमाइस जो है वो ये है कि भाई आप अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की लिस्ट को स्क्रैप ना करें, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर तो अभी इंक्वायरी हो रही है, स्क्रैप करने की बात तो आई नहीं। और दूसरा हुकूमत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर इसमें भी धांधलियां नजर आई तो सख्त कार्रवाई इसमें भी होगी। यानी साफ तौर पर इशारा इस और है कि आप धरना करें, आप जो मर्जी वो करें, अगर बेईमानी नजर आएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे बताइए, आप धरने पर हैं, इंक्वायरी चल रही है, मकसद क्या है? सर वही हमारा है कि अगर इनका ट्वीट आया कि इफ इरेगुलरिटीज आर फाउंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल फॉलो, बट अगेंस्ट whom? Against the culprits, against the hard working students, against the meritorious students, against the officials, against the administration जो भी JKSSB का वहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहा है, और against the our families, our poor families. Strict action will follow against whom? और दूसरी बात आपने बोला कि अभी तो सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, स्क्रैप नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी हम पिछले 2019 से जो भी हम एग्जाम देख रहे हैं, हर एक एग्जाम अगर किसी में कुछ भी होता है ऑन द वर्ज ऑफ स्क्रैप होता है। अगर हम जेके बैंक का एग्जाम ले, स्क्रैप, जेके पीएसआई स्क्रैप, 2019 तक जो भी पोस्ट निकले थे ऑल आर विड्रॉ। मतलब ये बच्चे को कोई दूसरा मौका देते ही नहीं है कि मतलब जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है ये इनको मतलब पूछते भी नहीं है कि सिर्फ हम उनको पकड़ेंगे, जो कल्प्रिट्स है मतलब जो मेहनत से आए हैं उनको रखेंगे। ये प्रोसेस ही खत्म करते हैं जस्ट टू सेव देयर ओन सेल्फ। वो पता नहीं है किसको बचा रहे हैं, जस्ट टू सेव देयर ओन सेल्फ। ये हमारी बलि चढ़ा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इम्तिहान में धांधली हुई, बेईमानी हुई, आप चोरों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दें, लेकिन बाकी जो लिस्ट है उसको एज इट इज रखें, उसको स्क्रैप न करें। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर हम सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के मामले को देखें, मान लीजिए उसमें भी 200 या 300 बच्चा है जिन्होंने बेईमानी की है, बाकी तो जाहिर सी बात है 900 के करीब और बच्चा है उन्होंने नहीं की होगी। जब उस इम्तिहान को स्क्रैप कर दिया गया और उसके बाद उसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई, तो वो ये कहते हैं कि एक तरह के बच्चों के साथ हम ये करें और बिल्कुल उसी नौयत और उसी एजेंसी ने दूसरा इम्तिहान करें, वहां पर हम स्क्रैप न करें, तो जस्टिफिकेशन कहां बनेगी? हमने इंसाफ किया। जेकेपीएस से पहले 2 टायर एग्जाम था। 2 टायर एग्जाम मतलब पहले उनको रिटन देना था, उसके बाद उनका फिजिकल होने वाला था। जब रिटन हुआ और रिजल्ट आया, रिजल्ट के 2 दिन, रिजल्ट के विदिन 2 डेज एलिगेशंस लगती है और विदिन सम टाइम, विदिन 4 और 5 डेज एलजी साहब ने दिया मतलब ये कि मतलब उनको ये बोला कि इंक्वायर कीजिए। हमारा ये है, हमारी तो पहले जब हमारा रिजल्ट आया हम पे भी एलिगेशंस लगी। पहले बोला कि सेंटर 2 ही सेंटर से 200 बंदे हैं। फिर खालिद जहांगीर सर ने बोला 482 सेंटर्स में, तब बच्चे 722 टोटल सेंटर्स थे, 482 सेंटर्स में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अगर ऑन एन एवरेज।
ऑन एन एवरेज 2 कैंडिडेट्स पर सेंटर से सिलेक्ट हो रहे थे एंड सबसे ज्यादा कश्मीर यूनिवर्सिटी से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए और जीडीसी बारामूला में 9 बच्चे सिलेक्ट हुए। अगर एलिगेशंस तब थी तो जहांगीर सर के, खाली जहांगीर सर के ये सारे हैं, ये हमारे पास है, उन्हीं के ट्वीट्स है, ऑफिशियल ट्वीट्स है, ये उनके ऑफिशियल ट्वीट्स है। 100% एक्यूरेसी, 100% से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। अगर कुछ धांधली होती तो तब आते, अब जब हमारा फाइनल स्टेज पे है, मतलब 90% जो JKPSA में है उसमें तो अभी कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट रिटर्न हुआ था और एलिगेशंस लगी। अब उनको क्या हुआ मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम जहांगीर सर ने ऑफिशियल ट्वीट डाला था और उन्होंने बोला था कि तब हमारे भी अपने सोर्सेज होते हैं, हम जब लिस्ट निकालते हैं हम पूरा पहले फिल्टर आउट करते हैं कि इसमें कोई कुछ गुंजाइश तो नहीं है कि कल को हम पे लोग मतलब कुछ एलिगेशंस लगा सकते हैं। हम पूरा वो रैंडमाइजेशन हमने वो चेक किया, उनके ट्विटर उनका वो इवन पल्लवी मैम ने, आप ही की मीडिया से पल्लवी मैम ने खाली जहांगीर सर का इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने बोला था हम पहले पूरा चेक करते हैं तब जाकर लिस्ट हम फ्रेम करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा था मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता। इस वक्त मेरिट इसलिए ज्यादा होता है फ्रॉम 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में इतनी है, 21 टू 40 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं सारे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स, जो सीधे BA BCom मतलब फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड है, हर एक का मतलब हर एक की क्रीम लेयर एग्जाम में अपियर हो रही है। और जब मेरिट हाई होता है वो फिर बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। आई फ्रॉम बीइंग द प्योर साइंस बैकग्राउंड, जब मैं 102 सिक्योर कर सकती हूँ, ना मुझे मैथ आता था ना मुझे अकाउंटेंसी आती थी, जब मैं खुद को मतलब डिफेंड कर रही हूँ, जब मैं कर सकती हूँ, जिस बच्चे का कॉमर्स या जिस बच्चे का मैथमेटिक्स ही बैकग्राउंड हो वो क्यों नहीं कर सकता है। और अगर किसी को इंक्वायरी करनी है, आई एम हियर, मेरे पासबुक साथ है, मेरे डॉक्यूमेंट साथ है, सब कुछ साथ है, इंक्वायरी करो। बट जो ये अब स्क्रैप ड्रामा जो ये पिछले मतलब 2019 से चल रहा है, जिस एग्जाम में भी कुछ हो रहा है, स्क्रैप, मगर फिर वेयर आर द कल्प्रिट्स। अगर आपने बोला PSI में इन्होंने बोला इंक्वायरी होगी, CBI करेगा, वो करेगा, बट एक बंदा भी नहीं पब्लिक के सामने आया जी इस A ने गलती की है, इसने B को 2000 आप पहले मेरी बात सुनिए, 2022 परसों नीट हो गया, 8 बंदे, आप ही के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 8 बंदे पकड़े गए, 20 लाख पकड़े गए, 5 लाख इंपर्सनेशन, जो बच्चा एग्जाम में बैठा 5। जब वहां पर CBI इतना डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और इंटर स्टेट रैकेट को कर सकती है, वी आर ओनली जस्ट ए स्मॉल नंबर, 972 कैंडिडेट्स। हमारी फिल्टरिंग क्यों नहीं हो सकती, हमारी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती है? जब इंटर स्टेट रैकेट में आप इतना माइन्यूटली देख सकते हो कि कौन बंदा फंस रहा है, तो यहाँ पर तो ये एक ही स्टेट है और सिर्फ 972 जो सिलेक्ट में आ रहे हैं, जो सिलेक्शन लिस्ट में आ रहे हैं, पहले आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कीजिए। जो बाहर जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही बाहर जाता, अगर CBI से मेरा ही कुछ होगा कि मैंने धांधली की है, मुझे बाहर निकालो। जो बच्चा पीछे से 0.1 से गिर रहा है वो बाय डिफॉल्ट अपग्रेड हो जाएगा, उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं हो जाएगी। जो कल्प्रिट्स होंगे वो बिहाइंड बार्स होंगे, उनके साथ भी चलिए ये बेसिकली आपकी तरफ से प्रपोजल है सरकार के सामने कि आप ये कर सकते हैं, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। प्रपोजल नहीं है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2012 जब बोपी स्कैम हुआ था तब इन्होंने यही किया था, तब फिल्टर हुआ था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, जो चीज भी आप कह रहे हैं, आपका गुस्सा भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो आपकी तरफ से एक सजेशन है कि आप ये भी कर सकते हैं। और आप 2012 की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जब हम स्कैम की तारीख में चले जाते हैं तो 2001 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ, 2003 में भी होते रहते हैं स्कैम। कोई नई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। और फिल्टर भी कोई नई चीज जम्मू कश्मीर में नहीं। पहले मेरा सवाल सुने, दूसरा जो स्क्रैप है ये जम्मू कश्मीर में नया चीज 2019 से आ रहा है। पहले इट इज अ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर ऑल। मुझे अब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि स्क्रैप ना करें, आप लिस्ट को ऐसे करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी तरफ से ये चीज़ तो कह दी, सजेशन आपने सरकार के सामने दे दिया। दूसरी सबसे अहम बात ये कि ऑलरेडी आपने जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक का इम्तिहान हुआ, जम्मू कश्मीर बैंक के इम्तिहान को स्क्रैप किया गया, इम्तिहान दोबारा हुआ, उसमें मुकम्मल हो गई सिलेक्शन, और अब थोड़ा सा उसमें कुछ प्रोसेस बाकी। कुछ लोग इम्तिहान क्यों होगा? हमने अपने जिंदगी के 2 साल दिए हैं इस एग्जाम की, मतलब मैंने और मेरे सारे भाई बहनों ने 972 into 2 years कीजिए, दैट इज 1944 years ऑफ यूथफुल स्टेज। आप हमें जवानी के 2 साल कैसे एक बंदे को वापस दे सकते हैं? और ये ऐसा सिलेबस था, ये नहीं है कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का था तो चलिए जो उसने बचपन से ये पढ़ा था। इट वॉज अ वेरिड बैकग्राउंड। जो सिलेबस था आप वो देखिए, एक पॉइंट पे एक सिलेबस के पॉइंट के लिए हमें एक NCERT की किताब कंसल्ट करनी पड़ी। आप क्या ये पूछ रहे हैं कि री एग्जाम, व्हाट इज दिस री एग्जाम? हमें री एग्जाम नहीं देना है, हमें जस्ट फिल्टरिंग
क्लियरिंग ऑफ द लिस्ट चाहिए। री एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं है, री एग्जाम से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। JKPSI को आज तक 4 बार री एग्जाम हुआ है और आज भी लोग JKPSI को आज तक 4 बार स्क्रैप हुआ है। कुछ पहले पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम लेती थी, अब SSB को तब भी स्कैम हुआ, ये क्योंकि कल्प्रिट्स लोगों के सामने नहीं। BOP को तब से कोई स्कैम नहीं हुआ क्योंकि कल्प्रिट आगे आया। आज तक कोई फॉर एग्जाम्पल इसमें PSA में 400 और फायर एंड इमरजेंसी में भी री एग्जाम हो गया, बट वेयर आर द कल्प्रिट्स? आज भी वो बच्चे धरने दे रहे हैं कि जी री एग्जाम का। अभी जैसे आपने सब इंस्पेक्टर का कहा, सब इंस्पेक्टर मामले में CBI ने अभी जांच शुरू करनी है, जांच अभी शुरू नहीं की है, CBI जांच करेगी, उसके बाद नीट में 2 दिन में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन पहले सुने ना, जहां तक नीट का ताल्लुक है, नीट में जिस केस की आप बात कर रहे हैं, उस केस में जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली अपना बाज़ाब्ता क्या कहते हैं एडमिट कार्ड बदला था, बाकी चीज़ें बदली थी, वो इमीडिएटली क्या कहते हैं पकड़े गए। इस मामले में अभी CBI ने, जैसे मैंने आपको कहा कि सब इंस्पेक्टर मामले में उन्होंने FIR लॉन्च किया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं FAA को लेकर, जिसको लेकर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी इंक्वायरी हो रही है उस मामले में, सरकार ने उसको लेकर कोई हातमी फैसला नहीं लिया है। आपको शुबा है, शक है, डर है, खौफ है कि हो सकता है लिस्ट स्क्रैप हो जाए, क्योंकि स्क्रैप ड्रामा चल रहा है 2019 से, स्क्रैप होते जा रहे हैं एग्जाम। कि हमारा काम है स्टूडेंट्स का, हमारा जो सिलेबस है उसको पढ़ना, एग्जाम देना, उसके बाद हम जब हम OMR शीट आपको पकड़ा देते हैं, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे क्या होता है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। अगर कोई रिक्रूटिंग एजेंसी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दैट डजंट मीन कि उसने मे बी एज पर यू सर कि अगर ऑडियो वीडियोग्राफी नहीं हुई है या OMR शीट्स पे साइन नहीं हुए है वगैरह वगैरह जो हम मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है वो आप भी देख सकते हैं। हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और उस एजेंसी की गलती है। मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों ने नहीं ऑलरेडी जिन लोगों ने बेईमानी की है, जिन लोगों ने पेपर खरीदा है या जहां पेपर बिका है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो तो डी बार उनको, ये तो एज पर ला ही है, ये तो कहाँ गया वो 2009, वो तो SSB का अपना है कि किसी को बच्चे को भी हमने कुछ इरेगुलरिटीज मतलब एग्जाम के दिन पाई तो हम उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2013 इंक्लूडिंग डिबारिंग ऑफ सच कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द फ्यूचर एग्जाम। वो तो SSB खुद ही बोल रहा है उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो लेकिन आपका साफ ये है कि आपको 9 दिन आज प्रोटेस्ट करते हुए हो गए, आप ये चाहते हैं कि अगर इस लिस्ट में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बेईमानी के साथ इस लिस्ट में आए हैं, उनको बाहर निकालो, डीबार करो, कार्रवाई करो, लेकिन लिस्ट स्क्रैप ना करो। उससे 2 चीजें होंगी, जो ड्रॉप आउट्स है, जो ड्रॉप हुए किसी धांधली की वजह से, मे भी हमें नहीं पता है कि नहीं है, अगर उस वजह से वो ड्रॉप है उनको भी जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो कल्प्रिट्स होंगे उनको बाहर निकालेंगे, जो ड्रॉप आउट्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में आगे आ जाएंगे, उनके साथ भी जस्टिस होगा और हमारे के साथ भी जस्टिस होगा। क्या साथ में ये बात भी आप मानेंगे कि यही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बैंक का इम्तिहान हुआ, इसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का इम्तिहान किया, इसी ने क्लास 4 का इम्तिहान किया, इतने सारे और इम्तिहानात हुए, उसमें इस तरह की कोई बात ना तो सामने आई, ना किसी ने इल्जाम लगाए। लेकिन यहाँ अगर इल्जाम किसी एक इम्तिहान को लेकर लग रहे हैं तो आप भी मानते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए? ऑब्वियसली इंक्वायरी, हम इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है, हम इंक्वायरी में सर होनी चाहिए, इंक्वायरी हर एक एग्जाम में होनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो करप्शन कैसे फिर खत्म होगी, लेकिन इंक्वायरी इस हिसाब से होनी चाहिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये चीज भी बताइए, सरकारी मुलाजमत ही क्यों? सरकारी मुलाजमत ही क्यों? पहली बात, यहाँ पर MNCs नहीं है, वी आर लिविंग इन द हिली रीजन। अगर यहाँ पर कोई रॉ मटेरियल आएगा, पहले उस चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा आएगा कि हम यहाँ पर अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वो हमें, अगर हम बाकी स्टेट से फिर वो कंपेयर करेंगे, हमारा उसका कॉस्ट ज्यादा हो जो बेटा हालात हैं, क्या इन हालात को देख, मैं बोलती हूँ। दूसरी बात, आई एम द BDS ग्रेजुएट, मुझे 2008 में पोस्ट निकले हैं, तब मैं 12th में थी। आपने भी FAA का इम्तिहान दिया है? जी मैंने भी। आप BDS हैं? जी, आई एम अ डॉक्टर, यानी यू आर अ डेंटल डॉक्टर। and even my one of the colleagues, she is 40 years now and she is not, वो अब किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकती क्योंकि वो ओवर एज हो गई है। वो भी उसने 2008 में पास आउट किया है। और आप तो डेंटल डॉक्टर हैं, सरकार तो कह रही डेंटल डॉक्टरों के लिए उन्हें स्कीमें लाई हैं और भी बड़ा कुछ किया है। नहीं, कुछ नहीं किया है। दैट्स ऑल ऑन पेजेस, ग्राउंड रियलिटी पे ये हूँ मैं, जो ग्राउंड में पिछले 9 दिनों से बैठी हूँ। मतलब आप एक नॉन गजेटेड पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि आप एक BDS डॉक्टर हैं। जी, मैंने लेवल 2 के लिए भी फॉर्म भरे हैं। इट्स अ लेवल 5 एंड आई एम इन द मेरिट लिस्ट
अगर मैं लेवल 2 के लिए भरने के लिए तैयार हूँ, इट इज द इनएफिशिएंसी ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरिटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, ही इज एन PhD स्कॉलर। PhD जी, बिल्कुल, मैंने बीटेक एमटेक किया है, मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है 4 साल, लेकिन मैंने ये बैकअप रखा। PhD भी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट? PhD बिल्कुल चौथा साल है, नियर कंप्लीशन है ऑलमोस्ट, इंशाल्लाह 5-6 महीने तक मुझे। सब मेरिट हाई नहीं होगा और तो क्या आप होगा? अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आपने फॉर्म भरा है, आप वहां मेरिटोरियस में हैं। बिल्कुल सर, मुझे एक चीज़ बताइए आप, ये कौन सी चीज़ हमें ला रही है इसकी तरफ? मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में कौन सी एडवर्टीज नोटिफिकेशन निकली जिसमें 100 या 50 या 60 इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन किया हो कि इतनी पोस्ट्स निकली है। ये तो हम मजबूर होते हैं फिर नॉन टेक्निकल जॉब के लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो मल्टीनेशनल कंपनीज है भी नहीं जहाँ हम अप्लाई करते एज इंजीनियर काम करते। तो इतनी मेहनत करने के बाद, एक तो हम बीटेक एमटेक बच्चों को पढ़ाते भी हैं और फैमिली भी है, बच्चे भी है, वो सब कुछ मैनेज करने के बाद, मेहनत करने के बाद, रात दिन पसीना निकालने के बाद जब हम ये लेवल 5 पोस्ट क्रैक करते हैं, इसका एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, 1,35,000 में से हम 1,000 में से आते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब जब हमें लगता है कि चलो जो हुआ पास्ट में सो हुआ, अब हमें ज्वाइन करना है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जैसे ही ज्वाइनिंग या फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला होता है तो हमें सुनने में आता है कि ये स्क्रैप भी हो सकता है। तो आप खुद ही सोचिए कि हम कितना मेंटली सर, और ये है कि अब वो जमाना गया जी, मैंने ये डिग्री की है तो मुझे इसी में नौकरी चाहिए। आजकल जमाना है अपॉर्चुनिटी सीकर, जहां पर मौका मिले वहां पर आप अपना दिखाओ। मुझे मौका मिला, आई वॉज एलिजिबल, आई वॉज ग्रेजुएट। जब पोस्ट निकले 2020 में, मैं ग्रेजुएट थी, जो भी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट थे मैंने फॉर्म भरा। किसी में मैं 0.1 से गिर रही हूँ, जो भी सब ऑडिटर जो भी निकला था ग्रेजुएट लेवल, किसी में मैं क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स कम थे, किसी में मैं 0.1 से गिर रही हूँ, किसी में 1 पॉइंट से गिर रही हूँ। मैं उनको बोलूँ ये इसमें धांधली हुई थी तो री एग्जाम करवाओ। आज मैं मतलब मैं 2015 से मैं पढ़ रही हूँ और आज मेरी पहली बार सिलेक्शन हो गई। मैं नई तहसीलदार जो 2015 में पोस्ट निकले थे और 18 में जिसका रिजल्ट आया, जो कोर्ट केस भी उसका चला, तब मैं 0.5 से गिर चुकी हूँ। तब मैं उनको बोलती ये री एग्जाम आप करवाओ। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया। यहाँ हैरानगी की बात तो ये है कि ये BDS हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, PhD हैं, और सुबह जिन बच्चों का मुझे टेलीफोन कॉल आया था, जिनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, उनमें भी एक BDS है और उसके अलावा कुछ और इसी तरीके से हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि जहां डेंटल डॉक्टरों के लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं, और सरकार ने बाद में कहा आइए लोन लीजिए, लोन लेकर आप अपनी एक क्लिनिक खोलिए। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है BDS है, और BDS होने के बाद ये क्लर्क की नौकरी करना चाहती है फ्रॉम द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बोपी का इम्तिहान देते हैं, तो बोपी का इम्तिहान देने के बाद आप जब मेरिट लिस्टें तैयार होती हैं तो पहले MBBS की सिलेक्शन होती है और उसके बाद नंबर 2 पर जो है आपको डेंटल कॉलेज मिलता है। यानी अगर आप MBBS की मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो आपको BDS की मेरिट लिस्ट में फिर उसका नंबर 2 प्रेफरेंस आपका वो होता है, उसके बाद बाकी तमाम। तो प्रेफरेंस नंबर 2 में आने के बावजूद, BDS होने के बावजूद एक क्लर्क की नौकरी करना चाहती हैं। जो मेरे साथ ये बच्चा बैठा हुआ है, ये PhD करके बच्चा है और ये भी क्लर्क की नौकरी करना चाहता है। उसके अलावा कई एमटेक बीटेक यहाँ पर हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये सारी मेहनत करने के बावजूद ये लोग क्लर्क की नौकरी इसलिए जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं क्योंकि एवेन्यूज नहीं है, नौकरियां नहीं है, और SSRB जो नौकरियां निकालता भी है उन नौकरियों में बेईमानी होती है। नतीजा ये निकलता है कि एक तरफ वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि तमाम बेईमानों को ढूंढो और एग्जाम स्क्रैप करो, दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो कहते हैं कि उन बेईमानों को ढूंढो जिन्होंने बेईमानी की लेकिन इम्तिहान स्क्रैप मत करो। अब देखना यह कि सरकार करती क्या है।